Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 15th of April 2023. First news है सर्जरी टू एस्ट्रोनॉमी एंशंट इंडिया नॉलेज गेट्स यूजीसी पुश। तो बेसिकली यहाँ पर यूजीसी ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। ड्राफ्ट में यहाँ पर क्या बात की गई है, तो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को यहाँ पर प्रमोट करना है। तो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को कैसे प्रमोट किया जाएगा, तो बेसिकली अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉलेज गेन करेंगे इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में, तो वो यहाँ पर क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स में सून बी एनकरेज्ड टू स्टडी प्लास्टिक सर्जरी, जैसे कि डिस्क्राइब की गई थी इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट सुश्रुत संहिता एंड वैदिक एस्ट्रोनॉमी। स्टूडेंट्स जो मॉडर्न मेडिसिन के हैं उनको भी नच किया जाएगा कि वो क्रेडिट कोर्सेज लें ऑन द इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा एंड सिद्धा। ये जो प्रपोजल्स है ये पार्ट है यूजीसी के ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इंडियन नॉलेज इन हायर एजुकेशन करिकुला एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कोर्सेज डेवलप कर सकें इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर आपको सुश्रुत के बारे में जानना ज़रूरी है एंड अष्टांग के बारे में भी हम देख लेंगे कुछ पॉइंट्स। तो सुश्रुत एन एंशियंट इंडियन फिजिशियन एंड द फर्स्ट सर्जन इन हिस्ट्री इज क्रेडिटेड कि बेसिकली इनको यहाँ पर सर्जिकल टेक्निक्स आती थी एंड इनको यहाँ पर फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी इस सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत एक एडजेक्टिव है, ये नाम नहीं है, इसका मतलब होता है फेमस। तो इनका बर्थ नेम क्या था किसी को नहीं पता है। ही माइट हैव लिव्ड एंड वर्कड एज अर्ली एज 1000 BCE, हाउएवर ही इज टिपिकली डेटेड टू द 7th और 6th सेंचुरी BCE। जो एक बात उनके बारे में पता है वो ये है, ही वॉज अ फिजिशियन हु वर्कड नियर द बैंक्स ऑफ द गैंजस रिवर इन नदर्न इंडिया, जो कि आज बनारस या वाराणसी है। द सुश्रुत संहिता, one of the three books that make up the great trilogy of Ayurvedic medicine, is widely recognized कि ये earliest literature है on cosmetic surgery in existence। बाकी दो कौन सी हैं, चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय। तो चरक संहिता किसने लिखी थी ये भी हम देखेंगे एंड अष्टांग हृदय किसने लिखी थी ये भी हम देखेंगे। ग्रेट हीलर एंड सेज सुश्रुत वॉज रिवर्ड फॉर हिज एबिलिटीज विच वर बिलीव्ड कि इनको ये एबिलिटीज गॉड ने दी थी बिफोर द कैलिफ मंसूर। ये जो यहाँ पर सुश्रुत संहिता है इसको यहाँ पर किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसकी नॉलेज सिर्फ यहाँ पर इंडिया तक ही सीमित थी, बाकी दुनिया को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया जाता है अरेबिक में और दुनिया के बाहर भी इसका ज्ञान जा पाता है। तो इट वॉज अननोन आउटसाइड ऑफ इंडिया and covers nearly every area of the medical arts. There are many ग्रंथ्स एंड संहितास जो कि आयुर्वेदा से डील करते हैं, उसमें से एक है चरक संहिता एंड दूसरा अष्टांग संग्रह एंड तीसरा जो हमने अभी डिस्कस किया सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता तो हमने देख लिया, बाकी यहाँ पर दो देखना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें चरक संहिता की, तो ही इज नोन एज एन एडिटर। तो चरका कौन थे, ही लिव्ड बिटवीन AD 150 to 200 and 100 BC। ही इज नोन एज एन एडिटर ऑफ द मेडिकल ट्रीटीज एंटाइटल्ड चरक संहिता, वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल इंडियन मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। एंड यहाँ पर जो अष्टांग संग्रह है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो वाघ भट्ट के द्वारा। तो वाघ भट्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लासिकल राइटर्स ऑफ आयुर्वेदा। सेवरल वर्क्स आर एसोसिएटेड विद हिज नेम एज ऑथर, प्रिंसिपली द अष्टांग संग्रह। तो आपको ये अष्टांग संग्रह पता होना चाहिए किसने यहाँ पर लिखी, इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता हमने देखा एंड सुश्रुत संहिता देखा, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम चलते हैं आगे, बाकी आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। NCERT consulted 25 external experts for syllabus rationalization says गवर्नमेंट। तो NCERT की बुक्स को रैशनलाइज किया गया, इसका रीज़न क्या था, तो रीज़न तो यही बताया गया है कि कोविड में यहाँ पर लर्निंग लॉस हुआ था, तो बेसिकली यहाँ पर जो बच्चे हैं स्पीडी रिकवरी कर सकें, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया। अब यहाँ पर एक चैप्टर था जो कि मुगल्स को लेकर था, उस चैप्टर को यहाँ पर रिमूव किया गया। गोधरा राइट से रिलेटेड जो यहाँ पर चैप्टर था उसको यहाँ पर रिमूव किया गया, और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि ये जो सिलेबस की राइट साइजिंग की गई है ये सही तरीके से नहीं की गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि ये जो सिलेबस रैशनलाइजेशन किया गया था इससे पहले यहाँ पर 25 एक्सटर्नल एक्सपर्ट से यहाँ पर कंसल्ट किया गया। लास्ट ईयर NCERT rationalized textbooks for all subjects to reduce curriculum load and help students make a speedy recovery, क्योंकि यहाँ पर कोविड कर्व की वजह से लर्निंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। दे वर अनाउंस्ड वाया अ बुकलेट एंड उसके बाद जब नई बुक्स प्रिंट हुई तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर रिमूव किया गया था जो कि जब बुकलेट अपलोड की गई थी उसमें नहीं मेंशन था। बाकी हम इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। किलिंग ड्यू प्रोसेस, तो ये आर्टिकल क्यों आया है, तो अतीक अहमद एंड जो यहाँ पर उमेश पाल का केस था उससे रिलेटेड यहाँ पर 2-3 एनकाउंटर किए जा चुके हैं। तो यूपी का ये 184th एनकाउंटर था।
तो ये कहा जा रहा है कि जो यूपी है वहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं, लोगों के घरों के ऊपर एनकाउंटर किया जाता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे को मार दिया गया, तो लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। अब लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका रीज़न है, ये जो यहाँ पर पर्सन है अतीक अहमद, बेसिकली इसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस है, लेकिन अभी तक कोई भी केस इसके अगेंस्ट प्रूव नहीं हो पा रहा था। इसने एक्सटॉर्शन किया, इसने यहाँ पर किडनैपिंग की, इसने यहाँ पर मर्डर किया, लेकिन इसको उसके बाद भी इसके अगेंस्ट केस प्रूव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए लोगों को लगा कि इसको मार ही देना चाहिए, ये ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके बेटे की किलिंग, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। Atiq Ahmed lodged in Sabarmati jail at the center of the latest spate of encounters that go back to the 2005 killing of BSP MLA Rajupal, and इस पर्सन के अगेंस्ट 100 केसेस लॉन्च किए गए हैं, इंक्लूडिंग फॉर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन। ये इनफेमस रिप्रेजेंटेटिव है। अब बेसिकली ये इतना बड़ा यहाँ पर माफिया बना कैसे, क्योंकि रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट इसको सपोर्ट करता था। रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट इसको क्यों सपोर्ट करता था, क्योंकि मिनॉरिटी का था एंड मिनॉरिटी को लेकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जाती है, जो कि यूपी में की जा रही थी, एंड इसको यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा था, इसको यहाँ पर पेट्रोनाइज किया जा रहा था, इसको यहाँ पर नर्चर किया जा रहा था रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा। सो येस, देयर इज अ ब्रूटलाइजिंग कॉन्टेक्स्ट इन विच यहाँ पर यूपी पुलिस ने इसके बेटे को मारा है इन कोल्ड ब्लड अगेन एंड अगेन। पर इसका जस्टिफिकेशन ये तो नहीं हो सकता है ना कि यहाँ पर इम्प्यूनिटी है, उसके अगेंस्ट केसेस प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पर किलिंग कर दी। नहीं, तो आपको यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, ना कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने की ज़रूरत है। तो लेंथनिंग लिस्ट ऑफ द यूपी पुलिस एनकाउंटर किलिंग्स इज अ स्टेन ऑन द रिकॉर्ड, इट गिव्स द लाई टू द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ प्रोमिसेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो बेसिकली यहाँ पर आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा, especially that which is perpetrated by the police ever since योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं 2017 में, in the name of cracking down on crime and establishing deterrence, all sound imperatives of governance। क्या किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की जा रही हैं। जब पुलिस ही लॉ को अपने हाथ में ले ले तो डेंजर यहाँ पर रियल है। दिस इज नॉट अ स्ट्राइक अगेंस्ट टेररिस्ट इन द फॉग ऑफ वॉर। बेसिकली यहाँ पर एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एनकाउंटर कर दिया जाता है। हाउ मेनी मोर विल इट टेक, तो ऑथर का यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर और कितनी किलिंग्स की जाएंगी यूपी पुलिस के द्वारा, तब यहाँ पर कोर्ट स्टेप इन करेगा एंड यूपी को बताएगा कि आपको यहाँ पर प्रोसेस ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग चलना है। हाउ मेनी मोर एनकाउंटर्स, उसके बाद यहाँ पर यूपी पुलिस से अकाउंटेबिलिटी को डिमांड किया जाएगा। इन द स्टेट रिगार्डेड की पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेट है, इन द पॉज आफ्टर एनकाउंटर नंबर 183, दोज आर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, डेथ ऑफ द डिसिडेंट, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, तो रशियन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन के बारे में है। एंड स्ट्रॉन्ग मैन यहाँ पर आइकन्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आइकॉन बन चुके हैं। ये सब बताया गया जो कि हम नहीं डिस्कस करेंगे। आई एम अ कोटा किड, तो ये एक दो हम पॉइंट्स देख लेते हैं। बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में है कि यहाँ पर दलित्स को रिजर्वेशन मिलता है, तो लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि अनटचेबिलिटी इज़ फॉर रियल। तो ऑथर का एडमिशन हुआ था सेंट स्टीफेंस में, तो यहाँ पर ऑथर से क्वेश्चन किया गया कि ऑथर यहाँ पर कैसे पहुँच गए। फिर यहाँ पर ऑथर कुछ रिप्लाई करते, उससे पहले ही ऑथर का यहाँ पर जो टीचर है वो ये कहता है, ओ आई फॉरगॉट यू हैव अ कोटा। तो फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन आर कंट्री, कास्ट को सिर्फ रिजर्वेशन के प्रिज्म से देखा जाता है कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि SC ST का, तो उसको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है। वो ये नहीं देखते कि इन्होंने क्या क्या फेस किया है। तो रिजर्वेशन, ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन की वजह से यहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है एंड यहाँ पर हम उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो कि रिजर्वेशन के थ्रू मेडिकल कॉलेज में गया है। और यहाँ पर कुछ हार्मलेस स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअली हमें लगता है कि हार्मलेस है, लेकिन एक्चुअली जिसके पास यहाँ पर रिजर्वेशन होता है उसको ये बहुत ज़्यादा फील होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई ये कह दे, इफ़ आई कुड हैव योर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर 1 डे, तो मैं तो ईजिली UPSC क्रैक कर लूँगा। बीइंग अ कोटा किड, माई लाइफ हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू प्रूव माई मेरिट एंड एक्सीलेंस, बट बाई एंगेजिंग इन सिमिलर क्वेस्ट। कुछ लोग होते हैं वो ये प्रेशर नहीं झेल पाते हैं एंड वो सुसाइड कर लेते हैं। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस मेंटल और इमोशनल प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। कनेक्टेड टू दिस इज द प्रेसिंग इशू ऑफ सुसाइड्स बाय स्टूडेंट्स इन आवर प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल IITs एंड IIMs। तो सोसाइटी को यहाँ पर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। सोसाइटी में यहाँ पर लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, तो इसको लेकर यहाँ पर लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट इन नो ऑक्सीजन फॉर फेक न्यूज़। तो हमने डिस्कस किया था कि आईटी रूल्स में यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है और ये कहा गया है कि एक यहाँ पर फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाएगी। अब ये जो फैक्ट चेक यूनिट है ये गवर्नमेंट से रिगार्डिंग न्यूज़ को देखेगी कि कहीं ये फेक या मिसलीडिंग तो नहीं है, एंड अगर फैक्ट चेक यूनिट ये कहती कि न्यूज़ यहाँ पर फेक या मिसलीडिंग है तो उस न्यूज़ को यहाँ पर टेक डाउन करना पड़ेगा। फिर हमने इसका क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है ये खुद के पास एक एडिटर का रोल ले रही है जो कि पूरी तरीके से गलत है। अभी आर्टिकल लिखा गया है गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए जो यहाँ पर फैक्ट चेक यूनिट बनाई गई है। ये आर्टिकल किसने लिखा है तो उसके ऑथर कौन है, तो राइटर इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो फैक्ट चेक यूनिट वाला मूव है इसको ही डिफेंड किया गया है। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर डिफेंड किया गया है, तो आपके पास भी यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था 2015 में और ये कहा था कि हम यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करेंगे गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, डिजिटल गवर्नेंस को प्रोवाइड करने के लिए। और हम देख भी रहे हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर गवर्नेंस का डिजिटाइजेशन हुआ है। ओवर द लास्ट 9 years द इंटरनेट इन इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली एंड हम यहाँ पर लार्जेस्ट कनेक्टेड डेमोक्रेसी बन चुके हैं। 83 करोड़ लोग यहाँ पर ऑनलाइन है और 2025 तक हर इंसान इंडिया के इंटरनेट पर होगा। यूनिवर्सल एक्सेस ये कोई स्मॉल फीट नहीं है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के साथ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, मिस इन्फॉर्मेशन की। द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड ओवर द पास्ट डेकेड एंड दिस चेंज इज डिफाइंड बाई 2 ट्रेंड्स। पहला ये कि यहाँ पर यूज़र का एक्सपीरियंस तो चेंज हो रहा है लेकिन लार्ज प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर कंट्रोल करते हैं यूज़र के एक्सपीरियंस को। दूसरा यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन एंड टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और जो कि यहाँ पर आउटपेस कर रही है गुड इनोवेशन को। फिर यहाँ पर कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं सिविक अनरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए, टेरर रिक्रूटमेंट करने के लिए, जो कि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी का रिस्क पोज करता है। फिर मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम, जैसे कि कोविड में हमने देखा कोविड को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। फाइनेंशियल मार्केट मिस इन्फॉर्मेशन होता है, डीप फेक्स का यूज़ किया जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक हार्म हो रहा है। खालिस्तानी एलिमेंट्स यहाँ पर बॉट्स का यूज़ करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। इसके अलावा यहाँ पर कॉल की जाती है कि आपको यहाँ पर वायलेंस करने की ज़रूरत है। मिस इन्फॉर्मेशन आउटलायर रही है, बेसिकली यहाँ पर इसको वेपनाइज किया जा रहा है अगेंस्ट ओपन डेमोक्रेसीज जैसे कि इंडिया। किसके द्वारा, तो वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा। मिस इन्फॉर्मेशन को आप अनचेक नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्केल है, डाइवर्सिटी है, बच्चे भी यूज़ करते हैं इंटरनेट, बड़े भी यूज़ करते हैं इंटरनेट, एडल्ट भी यूज़ करते हैं इंटरनेट। इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। G20 लीडर्स बाली डिक्लेरेशन, जिसमें यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि ये जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स है इनको यहाँ पर काउंटर करने की ज़रूरत है, ऑनलाइन थ्रेट्स को यहाँ पर रेगुलेट करने की ज़रूरत है एंड साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पर प्रमोट करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर यह बताया गया कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है उनको सेफ हार्बर प्रोवाइड किया जाता है, उनको बेसिकली लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है किसी भी कंटेंट से जो कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट किया जाता है और जिसकी वजह से ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं ये अकाउंटेबल ही नहीं होते थे। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज यहाँ पर इम्यूनिटी और सेफ हार्बर मिलता है इनको थैंक्स टू सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट आफ्टर द यूपीए गवर्नमेंट अमेंडेड द लॉ इन 2008 और जिसकी वजह से इनको यहाँ पर लीगल इम्यूनिटी मिलती है और जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर अकाउंटेबल नहीं होते हैं। फिर आईटी रूल्स को यहाँ पर 2021 में ओवरहॉल किया गया और ये यहाँ पर कुछ कंटेंट था जो कि नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई कंटेंट है तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को यहाँ पर उसको टेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये कौन सा कंटेंट है, तो दीज इंक्लूडेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, रिलीजियस इंसाइटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके द्वारा बहुत ज़्यादा लेक्स इन्फोर्समेंट होता है क्योंकि इनका कहना है कि बहुत सारे चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीप फेक्स है, बॉट है, ये सब कुछ तो नहीं देख सकते हैं और ये जो इम्यूनिटी थी जिसकी वजह से ये खुद को अकाउंटेबल भी नहीं मानते थे। IT rules are a step in denying misinformation space on the internet and social media platforms अब ज़्यादा accountable हो गए for the content they host and अगर यहाँ पर किसी भी न्यूज़ को कहा जाता है कि फेक या कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिसलीडिंग है तो उसको यहाँ पर टेक डाउन करना पड़ेगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को। अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ऐसा नहीं करेंगे तो जो इनको सेफ हार्बर का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है ये इनसे ले लिया जाएगा। ठीक है, ये सारी एक प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट को यहाँ पर फैक्ट चेक यूनिट बनाने की क्यों ज़रूरत है और वो यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ को क्यों चेक करेगा। तो ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पर न्यूज़ है तो गवर्नमेंट के पास ही डेटा है तो गवर्नमेंट ही उस डेटा को चेक कर बता सकती है कि डेटा सही है या नहीं है। तो वाई इज दिस फैक्ट चेकिंग यूनिट अ गवर्नमेंट बॉडी, तो ओनली द गवर्नमेंट हैज़ एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी के द्वारा फैक्ट चेक करना कंटेंट को अबाउट द गवर्नमेंट। इसीलिए फैक्ट चेक यूनिट को एक गवर्नमेंट बॉडी बनाया जा रहा है। दे आर सिंपल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि ये कंटेंट यहाँ पर फेक या मिसलीडिंग है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उस कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा। अगर वो इस कंटेंट को नहीं रिमूव करते हैं, फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि इस कंटेंट को नहीं रिमूव करना चाहिए, तो जो अग्रीव्ड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का ये यहाँ पर कोर्ट में जा सकता है और उसके बाद दोनों ही पार्टीज खुद को रिप्रेजेंट करेंगे।
देयर इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, तो क्या करने की कोशिश की जा रही है, वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर एडिटर का रोल प्ले कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है डेमोक्रेसी को लेकर डेंजर पोज करता है। ये यहाँ पर ऑथर का व्यू पॉइंट है। नेक्स्ट है द बाबा साहेब सावरकर मिथ। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। ये कहा गया कि यहाँ पर कास्ट को कंडेम किया गया या नहीं किया गया। राइट साइजिंग हिस्ट्री, तो मुगल्स को लेकर एक चैप्टर डिलीट किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुगल्स को लेकर यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट डिलीट कर दिया गया है। तो ऑथर का ये कहना है कि बेसिकली जो करिकुलम है उसको रैशनलाइज किया गया है, जो कि सही है। कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स यहाँ पर रेलेवेंट नहीं थे तो उनको हटा दिया गया है। चाइना डिफेंस मिनिस्टर रशिया काउंटर पार्ट टू मीट नेक्स्ट वीक, तो एक बार मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर कुछ आइलैंड्स बताए गए, एक तो है सखालिन आइलैंड जो कि रशिया में है, दूसरा है कुरील आइलैंड जो कि यहाँ पर जापान और रशिया के बीच का डिस्प्यूट भी है। तो ये दोनों आपको आइलैंड पता होना चाहिए। अगर हम यमन की बात करें तो यमन में कन्फ्लिक्ट जो है ये खत्म हो सकता है। क्यों कन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है? क्योंकि सऊदी और ईरान का प्रॉक्सी वॉर चल रहा था यमन में, लेकिन सऊदी और ईरान के आपस में रिलेशंस रिवाइव हो चुके हैं थैंक्स टू चाइना। चाइना ने बेसिकली यहाँ पर मीडिएट किया और जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों के रिलेशंस रिवाइव हो गए। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि येमन में जो इनका प्रॉक्सी वॉर है ये इसको यहाँ पर खत्म करेंगे, एंड सऊदी जो है ये हाउदी से यहाँ पर बात करेगा। तो हाउतीज़ कौन है ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी आपको यहाँ पर सऊदी का थोड़ा मैप देख लेना है, ईरान का आपको थोड़ा मैप देख लेना है। तो यहाँ पर वही सब कुछ मेंशन है जो कि मैंने आपको बताया। G20 एंड द यूक्रेन वॉर, तो यूक्रेन की जो मिनिस्टर है इंडिया आई हुई थी और यूक्रेन की डिमांड है कि G20 में यूक्रेन को भी एड्रेस करने का मौका दिया जाए। अब क्या इंडिया यहाँ पर यूक्रेन की डिमांड मानने वाला है? जो यूक्रेन की रिक्वेस्ट है कि हमें भी G20 को एड्रेस करना है, तो ऑफकोर्स इंडिया ऐसा नहीं करेगा। अगर इंडिया ऐसा करता है तो जो रशियन प्रेसिडेंट है ये नहीं आएंगे और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पर ना आए। तो बेसिकली यहाँ पर जो यूक्रेन की रिक्वेस्ट है इसको तो हम नहीं फुलफिल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो यूक्रेन की मिनिस्टर आई थी इनका ये कहना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ये 3 बार मॉस्को गए एंड इन्होंने कहा कि एक स्पेशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है बिटवीन द 2 कंट्रीज़। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं ये रशियन प्रेसिडेंट से बोल चुके हैं कि टुडेज एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन उसके बाद भी हमने अभी तक मॉस्को के एक्शन को कंडेम नहीं किया है। न्यू दिल्ली के चैलेंज क्या है? तो चैलेंज ये है कि G20 के जो भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं ये G20 की मीटिंग को अटेंड करने आए और उसके बाद यहाँ पर कंसेंसस को स्टैब्लिश किया जाए। कंसेंसस को स्टैब्लिश करना डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वेस्ट और रशिया के डाइवर्जिंग व्यूज़ हो सकते हैं, तो सबको सेम टेबल पर लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि बेसिकली यहाँ पर कैसे रेजोल्यूशन को साइन किया जाएगा जो कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होगा। हाउएवर दोज फैमिलियर विद G20 वर्किंग से न्यू दिल्ली इज डिटरमिन्ड कि यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो समिट को अटेंड करे। एंड अगर यहाँ पर जेलेंस्की को इन्वाइट कर लिया जाता है तो प्रेसिडेंट पुतिन अटेंड नहीं करेंगे G20 समिट को, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर G20 समिट को अटेंड ना करें। द सक्सेस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी डिपेंड्स हाउ वेल इट कैन कैरी द ऑपोजिट साइड्स इन रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो सब यहाँ पर एक बात पर सहमति बना सके, उसको लेकर यहाँ पर डिक्लेरेशन साइन हो सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर यूक्रेन कह तो रहा है लेकिन यूक्रेन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना किया जाए। फिर यहाँ पर फ्रांस की बात की है तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है चाइना गए और चाइना में इनका ये कहना है कि जो ताइवान का इशू है यूरोप का इशू है ही नहीं। तो ताइवान की वजह से हम चाइना के साथ तो अपने रिलेशंस नहीं खराब करने वाले हैं, ये यूएसए के लिए इशू है ताइवान, लेकिन हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन्स स्टेटमेंट आफ्टर अ विजिट टू चाइना एंड अ लॉन्ग वन-on-one विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दैट ताइवान वॉज नॉट एन इशू फॉर यूरोप, दैट द कॉन्टिनेंट मस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड नॉट बी लेड बाई अमेरिका इनटू अडॉप्टिंग इट्स प्रॉब्लम विद चाइना। ये कहना है फ्रांस के प्रेसिडेंट का। यहाँ पर वाई सुप्रीम कोर्ट फील्स कि यहाँ पर जो पैराग्राफ नंबर्स हैं इन कोर्ट जजमेंट्स ये हेल्पफुल हो सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एज वर्ड वॉर्म्स ड्रॉट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, नहीं देखेंगे। इन सुप्रीम कोर्ट मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर एडॉप्टिव मदर्स, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था एंड उसके बाद प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। अब जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसका सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। अब सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 कहता क्या है? तो ये कहता है कि अगर कोई महिला 3 महीने से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करती है तो उसको 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। कोई महिला 3 महीने से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करती है तो उसको यहाँ पर 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। और इसके अलावा कमिशनिंग मदर कौन सी होती? सरोगेट मदर, बेसिकली वो बायोलॉजिकल मदर जिसने अपना एग दिया है एंड उसके बाद वो बच्चे को ले रही है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो मैटरनिटी लीव है ये 12 हफ्ते की है। अब इसको यहाँ पर चैलेंज क्यों किया गया है? क्योंकि जो यहाँ पर बायोलॉजिकल मदर है बेसिकली जिसने यहाँ पर बच्चे को बर्थ दी है उसके लिए 26 वीक की मैटरनिटी लीव है, तो यहाँ पर अडॉप्टिव या सरोगेट मदर के लिए 12 हफ्ते की ही क्यों है? तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्बिट्ररी है, जिसकी वजह से इस सेक्शन को यहाँ पर चैलेंज किया गया है, जिसको कि अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अग्रीड टू हियर ऑन April 28 अ चैलेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन
5 सब सेक्शन 4 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो कि ये कहता है कि वुमेन हु लीगली अडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स विल बी एंटाइटल्ड टू 12 वीक्स मैटरनिटी लीव। एंड वैसे यहाँ पर 26 हफ्ते की मिलती है, लेकिन यहाँ पर 12 हफ्ते की मिल रही है। A woman who legally adopts a child below the age of 3 months or a commissioning mother shall be entitled कि इसको यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा 12 हफ्तों का फ्रॉम द डेट ऑफ द चाइल्ड, जिस दिन उसको यहाँ पर चाइल्ड हैंड ओवर किया गया है। कमिश्निंग मदर की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, तो कमिश्निंग मदर रेफर्स टू अ सरोगेट मदर एंड हैज़ बीन डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल मदर जिसने अपने एग का यूज़ किया है टू क्रिएट एन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन एनी अदर वुमेन, तो उसको भी यहाँ पर 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो इसको डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्ररी बताया गया है, क्योंकि वैसे यहाँ पर जो बायोलॉजिकल मदर्स हैं उनको यहाँ पर 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, तो ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट ऑर्फन, अबेंडेंट और सरेंडर्ड चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 3, क्योंकि जो यहाँ पर 3 महीने से बड़े बच्चे हैं उनके लिए कोई भी मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई महिला अगर अडॉप्ट करती है 3 महीने से बड़े बच्चे को, तो उसको यहाँ पर एक भी हफ्ते की मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। एंड जो इंडिया का अडॉप्शन प्रोसेस ही ऐसा है कि अगर आप आज अप्लाई करते हो अडॉप्शन के लिए, तो बेसिकली आपको यहाँ पर बच्चे की कस्टडी 3-4 साल बाद मिलती है, इतना लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे में 3 हफ्ते से कम का बच्चा, 3 महीने से कम का बच्चा मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो भी आप बच्चा अडॉप्ट करोगे बेसिकली यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा का ही होगा। तो ये सब यहाँ पर आर्बिट्ररी है, डिस्क्रिमिनेटरी, इसको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट में गया है केस। तो plea argues that given the adoption procedure it is almost impossible for a mother to adopt such a child जो कि यहाँ पर 3 महीने से छोटा हो। एक्ट एंड अमेंडमेंट, तो यहाँ पर 2017 में अमेंडमेंट किया गया, उससे पहले यहाँ पर क्या था एक्ट वो बताया गया। तो एक्ट वॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर द पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्टेन अदर प्लांटेशंस। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट सेड द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव यहाँ पर could not exceed 12 हफ्ते से ज़्यादा नहीं हो सकता है, दैट इज टू से 6 वीक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ अ डिलीवरी। तो 2017 से पहले यहाँ पर 12 हफ्ते हुआ करता था, 2017 के बाद यहाँ पर 26 हफ्ते किया गया बायोलॉजिकल मदर्स के लिए। लेकिन जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 है, जो कि यहाँ पर सरोगेट मदर्स एंड जो अडॉप्ट करी उनके लिए यहाँ पर 12 हफ्ते है, उसमें भी कंडीशन कि यहाँ पर जो बच्चे की उम्र है ये 3 महीने से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग होम नागा एंसेस्ट्रल ह्यूमन रिमेन्स फ्रॉम अ यूके म्यूजियम। तो यहाँ पर कुछ ट्राइब्स की बात की गई, एक तो है कॉनेक ट्राइब, एक है अंगामी नागाज एंड एक है सूमी नागा। तो ये ट्राइब आपको मिल जाएंगी नागालैंड में। कॉनेक ट्राइब के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। एंड बाकी यहाँ पर न्यूजीलैंड के कुछ ट्राइब्स की बात की गई है, तो न्यूजीलैंड की है मोरियोरी एंड ऑस्ट्रेलिया के तो तस्मानियन एबोरिजिनल्स, तो आपको मोरियोरी पता होना चाहिए। एंड बाकी हम कॉनेक ट्राइब के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स देख लेते हैं। तो कॉनेक इज़ वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ नागालैंड, जो कि मॉन डिस्ट्रिक्ट में रहती है। तो मॉन डिस्ट्रिक्ट वैसे भी न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पर आफ्सपा में जो किलिंग्स हो गई थी, आज ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगी, असम में मिल जाएंगी, म्यांमार में मिल जाएंगी। मॉन इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड जहाँ पर NSCN इसाक मवैया जो है अपने बेस कैंप्स नहीं बना पाया था, क्योंकि कॉनेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था। डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कॉनेक्स, बेसिकली इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टैटू होता है। दे आर ट्रेडिशनल हंटर्स एंड वॉरियर्स ऑफ नागालैंड, बट नाउ देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। फेस्टिवल्स, तो पहला एओलिंग फेस्टिवल एंड दूसरा लाओ ऑंग मो फेस्टिवल। तो जो एओलिंग फेस्टिवल है स्प्रिंग के अराइवल को मार्क करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दूसरा जो है लाओ ऑंग मो फेस्टिवल, ये हार्वेस्टिंग एक्टिविटी को सिग्निफाई करने के लिए होता है। G20 इन फेवर ऑफ ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन, तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया का यही कहना था कि क्रिप्टो को लेकर यहाँ पर ग्लोबल रेगुलेशन होना चाहिए। तो G20 का ये कहना है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। श्रीलंका डेट, इंडिया, जापान एंड फ्रांस लॉन्च रीकास्ट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर इंडिया, जापान एंड फ्रांस ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि क्या डिस्कस करेगा, जो श्रीलंका का यहाँ पर डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना है उसको डिस्कस करेगा। इससे पहले पेरिस क्लब के बारे में बताया गया। पेरिस क्लब इसी बार क्वेश्चन आया था, तो इस साल तो नहीं आएगा। तो अगर आप नहीं भी पढ़ो पेरिस क्लब तो कोई ऐसा आपको लॉस नहीं होगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको अप्रैल की PDF बाय करनी तो वो भी आप कर सकते हो। बाय।